عربستان سعودی همچنین خوش آمد میگم به مهمان ویژه این نشست جناب آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. مایلم تشکر بکنم از زحمات ریاست محترم جمهوری الجزایر. दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सऊदी प्रिंस ने जबरदस्त तरीके से दहाड़ लगाई है और ये साफ शब्दों में सऊदी प्रिंस ने कह दिया है कि काफी सालों तक झड़पों में अरब देशों को उलझा करके रखा गया, पर अब अरब देश जो है इस चुंगल से बाहर निकल चुके हैं और अरब देश को अब किसी भी झड़पों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। और साफ शब्दों में कहा कि अरब देशों का सबसे अहम मुद्दा फिलिस्तीन है और फिलिस्तीन पर जो कब्जा इजराइल ने किया है उसको वापस लाने के लिए हम हर संभव कदम अब उठाने के लिए तैयार हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके से सऊदी प्रिंस लगातार अपने फैसलों से दुनिया को चौंका रहे हैं, उसमें इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है, जहां सऊदी प्रिंस अब खुल करके इजराइल फिलिस्तीन के इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आ गए हैं। क्या कुछ इजराइल के खिलाफ सऊदी प्रिंस ने कहा है, एक बार उनके बयान पर नजर डालिए। زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مایلم تشکر بکنم از زحمات ریاست محترم جمهوری الجزایر। आपने सुना सऊदी प्रिंस को, जहां साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन हमारा अहम मुद्दा है और इसको जमीन को वापस लाने के लिए हम हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं और जब हम ये कदम उठाएंगे तो किस तरीके से मक्का मदीना के खिलाफ इजराइल और अमेरिका साजिश करेगा, इन तमाम बातों को सऊदी प्रिंस द्वारा किया गया है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीन के मुद्दे को अरब जगत का केंद्रीय मुद्दा बताया है। सऊदी प्रिंस ने कहा है कि हम और देरी नहीं कर सकते हैं। फिलिस्तीन से 1946 में छीनी गई उनकी जमीन में हम वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह साफ शब्दों में कहा है कि हम अपने इलाकों को झड़पों का केंद्र नहीं बनने देंगे। कई सालों से हमारी कौमों को उलझाए रखने वाली झड़पें बस अब बहुत हो चुकी हैं। जिद्दा में अरब लीग के शिखर सम्मेलन के अवसर पर मोहम्मद बिन सलमान ने उद्घाटन समारोह में जबरदस्त दहाड़ लगाई और फिलिस्तीन का मुद्दा इस्लामी और अरब दुनिया का सबसे प्रमुख मुद्दा बताया। यह सऊदी अरब के एजेंडे की प्राथमिकताओं में है और हम इसका समाधान खोजेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने अरब लीग में सीरिया की वापसी की बधाई देते हुए कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद का इस बैठक में उपस्थित होना बड़ी खुशी की बात है। हम आशा करते हैं कि अरब लीग में सीरिया की वापसी इस संकट की समाप्ति और सीरिया में शांति की बहाली में मदद करेगी। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा कि हम यमन के पक्षों के बीच समझौते के लिए अपना सहयोग बढ़ाएंगे और यूक्रेन संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का भी हम समर्थन करते रहेंगे और यूक्रेन तथा रूस के बीच मध्यस्थता कराने के लिए हम तैयार हैं। बिन सलमान ने सूडान में संघर्षरत पक्षों के बीच समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि हम आशा करते हैं कि इस समझौते के नतीजे में इस देश की स्थायी संघर्ष विराम लागू होगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद अरब संघ के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 12 साल के बाद सऊदी अरब पहुंचे, जहां तस्नीम न्यूज ने यह साफ तौर पर बताया कि असद गुरुवार की रात जेदा के मलिक अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिनका सऊदी अरब के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सीरिया के अल अखबार चैनल ने इस खबर की पुष्टि करते हुए यह साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति बशर असद शुक्रवार को अरब संघ के 32वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां अधिकार और बशर सुल्तान राष्ट्रपति बशर असद का एयरपोर्ट पर स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने अरब संघ के महासचिव अहमद अबुल गैज से मुलाकात की। आपको बता दें कि इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह उज़्मा खमेनी ने बुधवार की सुबह
हज संस्था के अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और हज के लिए रवाना होने वाले कुछ हाजियों से मुलाकात में हज के राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों पर रोशनी डाली। हज एक इस्लामी फरीजा है जिसके धार्मिक अधिनियमों के साथ ही बड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम भी हैं। आयतुल्लाह खमेनी के संबोधन में हज के कुछ राजनीतिक आयामों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। सबसे पहला आयाम यह है कि हज मुस्लिम राष्ट्रों को एक दूसरे के करीब लाता है। पश्चिम ताकतों का एक बड़ा हथकंडा इस्लामी जगत में अलग अलग देशों के भीतर विवाद और फूट डालना है। हज में चूंकि अलग अलग देशों से लोग सऊदी अरब में जमा होते हैं, तो ये एक दूसरे से संवाद और दूसरे के बारे में सही सोच कायम करने और पश्चिम देशों की विभाजनकारी साजिशों को नाकाम बनाने का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। जहां इस्लामी क्रांति के नेता ने इसी संदर्भ में कहा कि हज एक वैश्विक सिविलाइजेशन विषय है जिसका लक्ष्य इस्लामी जगत का उत्थान करना और मुसलमानों के दिलों को एक दूसरे से करीब लाना है और कुफ्र, जुल्म, साम्राज्यवाद, इंसानी व गैर इंसानी भूतों के मुकाबले में इस्लामी दुनिया को एकजुट करना है। इस्लामी इनकलाब के नेता के अनुसार हज का दूसरा राजनीतिक आयाम इस्लाम में मानवाधिकार के बारे में अत्यंत विकसित सोच का परिचय है। जहां पश्चिम देश एक तरफ तो यह दावा करता है कि उन्हें मानवाधिकारों की बड़ी चिंता है, मगर दूसरी ओर अन्य देशों में विशेष रूप से इस्लामी देशों के मानवाधिकारों का खुलकर हनन करता है। जहां पश्चिम देश हज को भी महत्वहीन समझते हैं, इसलिए वो एक तरफ यमन में मानवाधिकारों के हनन का समर्थन करते हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के मसले में मानवाधिकारों के मुद्दे को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हज का मौका बहुत अच्छा अवसर होता है कि इन झूठे दावों की हकीकत सामने लाई जाए। हज में रंग, नस्ल, वर्ग और भौगोलिक स्थिति किसी भी चीज का आधार और कोई भेदभाव नहीं होता। इस्लामी क्रांति के नेता का कहना था कि इस्लाम ने अमली तौर पर समानता की तस्वीर पेश की है जिसमें नस्ली, भौगोलिक या वर्गीय किसी तरह के भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि पश्चिम अभाग यूरोपीय नस्ल और गैर यूरोपीय नस्ल के भेदभाव के चक्कर में पड़ा हुआ है। आयतुल्लाह खमेनी का कहना था कि पश्चिमी देशों में आज भी बहुत से लोग हैं जो अपने घर के पालतू जानवरों को कुछ इंसानों से बेहतर समझते हैं, इसलिए शरणार्थियों के समुद्र में डूबने देते हैं। उन्हें इस पर कोई दुख नहीं होता। हज का तीसरा राजनीतिक आयाम फिलिस्तीन का समर्थन और जायोनी शासन से बेजारी का ऐलान है। हज का मौसम एक मौसम होता है जिसमें मुसलमान एकत्रित होते हैं और फिलिस्तीन के समर्थन और जायोनी शासन की निंदा में नारे लगाते हैं। इस मौके पर मुसलमान साम्राज्यवाद के विरोध का भी ऐलान करते हैं। इसलिए इस्लामी क्रांति के नेता का कहना था कि शैतानी ताकतों का मुकाबला करना हज का एक लक्ष्य है। आखिरी बिंदु यह है कि हज की इन्हीं विशेषताओं की वजह से अमेरिका और इजराइल हज के बारे में अच्छी सोच नहीं रखते और कोशिश में लगे रहते हैं कि हज के कुछ समारोह को रुकवाएं और इसके लिए वो सऊदी अरब पर दबाव डालते रहे। और सऊदी अरब भी अब हमसे अलग नहीं है। जहां ईरान सऊदी अरब का समर्थन कर रहा है, तो वहीं सऊदी अरब खासतौर पर सीरिया का समर्थन कर रहा है और जो खासतौर पर कौम को एक झड़पों में उलझाने की साजिशें थी इजराइल और अमेरिका की, जिसके खिलाफ मैं अपनी हर रिपोर्ट में बताता हुआ रहा हूं और हर एक चीज की तस्वीर लोगों के सामने रखी है। पर अब यही मुस्लिम कौम और मुस्लिम देश के लोग इन साजिशों से, इन झड़पों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके खिलाफ अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से बौखला चुके हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।